बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक विद फाइज़ा बुखारी में खुशामदीद। सेनेट इलेक्शन करवाए जाते हैं लेकिन अपोजिशन खुश नज़र आती है। अवाम जो है वो ये सोचने में मजबूर हो जाती है कि क्या आया वाकई ही वोट जो हैं वो बेचे गए थे। इमरान खान साहब परेशान नज़र आते हैं कि उनका कैंडिडेट कैसे हार सकता है। फौरी तौर पर एतमाद का वोट हासिल किया जाता है, लेकिन एतमाद के वोट के बाद अपोजिशन का ये कहना है, शाहिद हकान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि ये वोट जो है वो इदारों ने लेकर दिया है, इसमें इदारे इन्वॉल्व हुए हैं, इमरान खान साहब की कोई काबिलियत नहीं है। शिबली फराज साहब ये कहते हैं कि बिलावल और मरियम मिलकर इस वक्त जमहूरियत से इंतकाम ले रहे हैं। सेनेट चेयरमैन कौन होगा, सादिक सिंजरानी होंगे या यूसुफ रजा गिलानी होंगे, ये आइंदा आने वाला वक्त बताएगा। खान साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स करवाना चाहता हूं और इस तरह की इस्लाहात लेकर आऊंगा कि आइंदा दिनों में कोई भी वोट ना बेच सकेगा और ना ही खरीद सकेगा। और इसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम में बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। आज करारदाद वहां पर असम्बली में पेश कर दी गई है, मंजूर हो गई है कि आईनी सूबा बना दिया जाए और साथ साथ ये भी दरख्वास्त की गई है कि हमें वफाक में नुमाइंदगी दी जाए। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज के स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम में मौजूद होंगी सीनियर तजियाकार हैं एडवोकेट नाहीद बेग साहिबा, उनके साथ तशरीफ रखते हैं फयाज वड़ाई साहब, सीनियर तजियाकार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर हैं गवर्नर पंजाब के मियां वहीद साहब, और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगे जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा फरीद पराचा साहब। फयाज वड़ाई साहब, अगर बात की जाती है सबसे पहले सेनेट में होने वाले इंतखाब के हवाले से, सेनेट की जो कार्रवाई हुई, अपोजिशन तो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी कि देखें आज जमहूरियत की जीत होगी है, लोगों ने जमहूरियत पे एतमाद किया है। लेकिन जब बात आती है उसके बाद एतमाद का वोट हासिल करने पे, तो वहाँ अपोजिशन कहती है कि यहाँ इदारे इन्वॉल्व हो गए हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, आप जानते हैं किसी दौर में जब फरवरी और मार्च होता था ना जी, तो बसंत की बात होती थी, बसंत बहार की बात होती थी, रौनकें होती थी, महफिलें होती थी, ठीक है। उसकी अपनी कबाहतें कि वो ख़त्म हो गया। आजकल ना हमारे मुल्क में सेनेट की बहार आई हुई है, हर बंदा सेनेट पे जिक्र कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं जी, जोड़ तोड़ हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जब ओपन बैलेट पे गवर्नमेंट डिमांड कर रही थी उस वक्त नहीं हुए। अब अपोजिशन जो चूँकि वो अक्सरियत में है तो वहाँ पे डिमांड हो रही है कि हो जाएं। जी, खान साहब को बड़े हौसले का मुजाहरा करना पड़ता है। देखिए, एक चीज़ होती है इखलाकी पोजीशन या ऑनेस्टी। अगर वो चाहते हैं कि इस मुल्क में सही मानों में सेनेट के या ये वो लोग जो मुंतखब होते हैं वो सही किरदार के लोग हैं और सही तरीके से आएँ, तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि उनके पास एक मौका है। देखिए, मुमकिन है इलेक्शन वो अब भी हार जाएँ, लेकिन अगर वो ये एक इखलाकी पोजीशन ले जाते कि ठीक है उस वक्त हमारी अक्सरियत थी और इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, अब हमारी अक्सरियत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात को मान रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन की परवाह ना करते, चेयरमैन की परवाह ना करते, एक इखलाकी पोजीशन ले जाते हैं, ठीक है ना। तो लोग कहते हैं, आम बंदा कहता, पढ़ा लिखा बंदा कहता, वो जो कि नहीं खान साहब इस मुल्क का सोच रहे हैं। देखिए, किसी न किसी जगह तो कुर्बानी देनी पड़ती है ना। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे खान साहब ने वो पोजीशन नहीं ली और वो उनके पास एक अच्छा मौका था लीडर बनने का। यही तो फ़र्क होता है। वो कहते हैं ये अपोजिशन लीडर नहीं है, तो उनको तो अल्लाह ने मौका दिया लीडर बनने का, नुकसान कर ले कि जी सारी हिस्ट्री बन जाएगी कि खान साहब ने नुकसान किया था, अपना चेयरमैन खो दिया था, लेकिन उस बंदे ने उस वक्त कह दिया था कि नहीं, मैं क्योंकि मेरा असूल है कि इलेक्शन ओपन होने चाहिए। बिल्कुल। और इमरान खान साहब इलेक्शन रिफॉर्म से बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि जी आप देखिए, मैं इस तरह की इस्लाहात लेकर आऊंगा इलेक्शन के काम में कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कोई बंदा भी पैसे लेकर वोट नहीं बेच सकेगा सेनेट में। ये इमरान खान साहब ने कहा है। देखिए, वो या तो अभी से स्टैंड ले ना, अभी तो मौका है, वो तो ठीक है, वो रिफॉर्म लाएं, वो अच्छी बात है, दोनों मिलकर लाएं, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल मौका था जो मिस कर रहे हैं। ठीक हो गया। देखिए, लीडर और दूसरे बंदे में यही फ़र्क होता है कि वो इस मौके को मिस नहीं करता और एक मिसाल बन जाती है। और ये हुकूमतें तो आनी चाहती होती हैं, चांद दिन की बहार होती है जी। इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में, इस मुल्क की सियासी हिस्ट्री में लोग कहते हैं कि यस, खान साहब ने ये स्टैंड लिया था और खान साहब से लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं किस तरह की बातें हों। लेकिन वही बात यह है कि मजबूरियां, जहाँ खान साहब भी वही सोचने लग जाते हैं। एक्चुअली बंदा जब इक़्तिदार में आ जाता है ना, थोड़ा सा इक़्तिदार में दिल लग जाता है, मसला ये होता है। ठीक है नाहिद बेग साहब, क्या ज़रूरत पेश आती है एतमाद का वोट हासिल करने के लिए? प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या ये बात सूझी और एतमाद का वोट क्यों हासिल किया जाता है? एतमाद का वोट इसलिए हासिल किया जाता है ताकि पूरी आवाम को बताया जाए कि जो उनकी सिलेक्शन हो रही है या नॉमिनेशन हो रही है वो वैलिड है और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है।
लेकिन जहाँ पे अभी आपने बात की थी सेनेट इलेक्शन की, और ये कहा गया था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले जो नॉमिनेशन हुई, नॉमिनेशन के बाद किया वो शो ऑफ हैंड से होनी चाहिए, उनके जो नॉमिनेटेड इलेक्टेड मेंबर्स जो आए हुए थे इस वक्त, टेक्नोक्रेट की सीट के अलावा बाकी जितने भी लोग थे वो सारे डिस्प्यूटेड आए हैं। अब मेजर जो एक काम हुआ था इस्लामाबाद की सीट पे, बाकी सीटों पे तो हुकूमती पार्टी भी और अपोजिशन दोनों बैलेंस करके आगे असल में आप सही कह रही हैं, दो लोगों के दरमियान में मुकाबला था, एक तरफ पे हफीज शेख थे और एक तरफ पे गिलानी साहब थे। अब गिलानी साहब कंट्रोवर्शियल इस तरह आ रहे थे क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, लेकिन इनके पास और कोई चॉइस नहीं आई, तो इसलिए पीडीएम का मुश्तरका कैंडिडेट दे दिया कि नून लीग भी उसको सपोर्ट करेगी, उसको बाकी जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं या वो जो पीडीएम के साथ हैं वो भी उनको जो है सपोर्ट करेंगी, और फजलुर रहमान जो खुद तो नहीं है हुकूमत में, वो मतलब हारे हुए कैंडिडेट हैं और चूंकि लीड कर रहे हैं इसको पीडीएम को, तो उनकी भी खुद अपनी भी बड़ी एफर्ट्स थी जो कि काम आ गई इसमें। सही। तो कहना ये था कि जो हफीज शेख साहब हैं वो क्यों हारे थे, वो इसलिए कि एक तो वो इलेक्टेबल नहीं थे, वो एक आउटसाइडर थे और उनको एक ऐसी वजारत दी हुई थी जिसके ऊपर हर एक के जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन हुकूमत की ये अपनी नाकामी है, वो इसको क्यों नहीं विन विन पोजीशन पे लेके आई, ये उनकी अपनी जो है नाकामी है। अब उस नाकामी के पीछे बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं, ऑफशूट्स हैं, किस किस को बंदा जो है वो डिस्कस करे। इसके बाद आप आगे कि जब उन्होंने देखा कि उनका अपना एक वजीर आजम ने खुद पर्सनली जो है हफीज शेख की जो है कैंपेन की थी, चैम्बर में जाके बैठे थे, लोगों से उन्होंने जाके खुद मुलाकातें की, पर्सनली जाके इसकी कैंपेन, और जहाँ पे वजीर आजम जो कि हेड ऑफ द स्टेट है इस वक्त, उसने जब जाके खुद पर्सनली ये कैंपेन की हो और वोट मांगे हो अपने हर कैंडिडेट से जो है जाके उसके लिए बातचीत की हो और वो हार जाए, तो ये फिर लम्हा फिक्रिया है कि वो कैसे हार गया है। उस हार की वजह से ये दिखाने के लिए कि सिर्फ ये सीट नहीं है, बाकी हम जो है बैलेंस कर गए हैं, या बाकी मेरे अराकीन जो हैं वो मेरे पे एतमाद रखते हैं, वो इत्तेहादी ग्रुप भी मेरे साथ हैं जी, वो शो करने के लिए ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया गया। सही। मियां वहीद साहब, ऐसा क्या हुआ कि हफीज शेख साहब हार जाते हैं और वो कौन लोग थे जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया? शहरियार अफरीदी साहब जो हैं उन्हें ये बात भूल गई थी कि क्या मैंने अपना जो वोट कास्ट करना है उस पर मैंने साइन क्यों किया? सेकेंडली, आप क्या समझते हैं किसने किसको बेचा? पैसों में खरीदा गया, सीट के एवज खरीदा गया? ये बातें आपके लिए भी बार बार की जा रही हैं, अपोजिशन भी ये बातें कर रही है, वो तो खुल्लम खुल्ला कह रही है जी सीट के ऊपर फैसला हो गया, मतलब हमने चीजें खरीदी हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये अगर हम इसको देखेंगे तो थोड़ा सा हमें पीछे पाकिस्तान में जो कुछ भी होता रहा है, सेनेट में हुआ, बाकी होता रहा, आपने देखा कि भट्टू साहब यहाँ कितनी सीटों से वजीर आला होते हैं, यहाँ पे जमाली साहब कितनी एक सीट से आके वो भी जीतते हैं। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, यहाँ पे ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। और देखें जब अभी बात हो रही थी यहाँ मुझसे पहले कि जनाब जो वजीर आजम साहब ने उसी वक्त कहा था कि शो ऑफ हैंड से हो ताकि ये काम हम, और आपने देखा कि रजा रबानी साहब जो एक ज़माने में आपने देखा कि वो अंदर किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर वो रो के बातें कर रहे थे, जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का चार्ट जो था ना ड्राफ्ट किया था, वो बंदा आज कोर्ट में जाके दूसरी तरफ जाके दलाइल दे रहा है। और ये पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है हमारी कि यहाँ पे आज उन चोरों और डाकुओं को जो है जो वो कर रहे हैं। देखें, एक तरफ मरियम कह रही हैं कि जनाब ये टिकटें बिकी हैं, ये हमने टिकटों का जो वादा सीट उन्होंने सीट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये सीट पे फैसले किए। आपने शायद वो सुना, मैंने खुद वो सुना, वो टिकटों की बात की है। उन्होंने कहा कि पैसे नहीं टिकटें जो है ना हमारी चली हैं, ये लफ्ज ये है कि हम पैसे नहीं हमारी टिकटें चली हैं, जबकि नून लीग की टिकट चली है। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि वो गिलानी साहब का साहबजादा जो खुद जो है ना एक मुजरम भी है एफिड्रीन केस के अंदर, जिसके मसले हैं हज स्कैंडल के हैं, उसके बाद पैसे के लेने देने के, फिर वोट के जो है ना वो किस तरह से उसको जाया करना है, ये सारी बातें सामने आई हैं, पैसों की बातें सामने आई हैं, ये अलमिया है। और ये सारा कुछ जो हुआ है, और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन कहाँ सोया हुआ है। जब ये बात करते हैं तो वो कहते हैं हम एक आईनी हमारा रोल होता है। अच्छा, डस्का के अंदर तो आपने बहुत अच्छा किया, मुझे लगा कि हमारा जो है इलेक्शन कमीशन वो जाग रहा है और उसकी जो है ना वो बहुत अच्छा रोल किया। इलेक्शन कमीशन ने पूरा लेटर नहीं लिखा कि हमने अल्लाह का शुक्र है जो इंतखाबात हुए हैं वो बड़े अच्छी तरह से हुए हैं और आईनी और कानूनी तरीके से हुए। वो देखे ना कि उन्होंने डस्का की एक सीट पे जहाँ पे 20 पोलिंग स्टेशन की बात हो रही थी, वहां पे
पूरे का पूरा इलेक्शन जो है ना वो उसका दोबारा से ऐलान किया, और मैं समझता हूँ कि वो हम हो या कोई भी बंदा जो इस मुल्क के अंदर इंसाफ चाहता है उसने इसको कोई ऐसा नहीं, उसने कहा अच्छा अभी इलेक्शन कमीशन का बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की क्या बात होगी कि उन्होंने सब कुछ देखते हुए कोई नोटिस नहीं लिया, किसी तरह की बात नहीं हुई, और उसके बाद आगे बात आपकी जो कॉन्फिडेंस का वोट है, देखें ये बात बहुत जरूरी थी। मैं समझता हूं कि हालांकि वहां पे हमारी जो खातून मेंबर थी उन्होंने भी उसी शहर से उसी जगह से वोट लिया है। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि हफीज शेख साहब को वोट क्यों नहीं पड़े? अगर इमरान खान साहब को पूरे वोट मिल सकते हैं, आपकी वो खातून को पूरा वोट मिल सकता है, तो हफीज शेख साहब को वोट किस नहीं डाला? इसका मतलब है तहरीक इंसाफ के कुछ अपने ही लोग थे जो वोट कास्ट नहीं करना चाह रहे थे। आप एक बात को यहाँ पे जरूर गौर कीजिए कि देखें तहरीक इंसाफ जितनी सीटों पे खड़ी है और इत्तेहादियों के साथ खड़ी है, चूंकि अगर तो ये कोई भी ऐसा मैकेनिज्म कोई हो जाता, कोई भी अगर जिस तरह से कोर्ट ने कहा था उसका थोड़ा सा लेके ये कर देते इलेक्शन कमीशन कि हमें ये पता चल सके कि वोट किसने किसको दिया है, लेकिन आप मुझे बताएं कि जब ये पता ही नहीं है कि किसने दिया, हम किस तरह से कह सकते हैं कि वो कोई इत्तेहादियों से, हम तो खैर अब उनके शुक्रगुजार हैं, हम उनसे कोई इस तरह की बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये बात है कि वो कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, और ये हिस्ट्री है कि यहाँ पे पैसों पे ये बात होती रही। हालांकि एक ही दिन के अंदर एक ही जगह पे एक ही वो कितना होगा, एक बंदा वोट डालने गया और एक खातून को तो वो जमीर के मुताबिक दे रहा है और बाकी को पैसे के मुताबिक दे रहा है, ये सिलसिला कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये वोट का लेना साहब माने इस बात को कि आपके अपने कुछ लोग हैं जो नहीं थे खान साहब के साथ। देखें मैं बताऊं कि ये पाकिस्तान के अंदर जिस कैंडिडेट की कैंपेन खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कर रहा हो और पार्लियामेंट में चैम्बर में जाके वो 3 दिन मुसलसल बैठ रहे हों और अपने कैंडिडेट्स को उस बात पे फोकस कर रहे हों कि आपने वोट उस बंदे को नहीं बल्कि मुझे देना है, मेरी शख्सियत को देना है, उसके बावजूद वो कैंडिडेट हार जाए, तो फिर तो सवालिया निशान है आप लोगों की कारकर्दगी पे। हमारी कारकर्दगी ये है जी, असल में हमने चैलेंज किया है वो 3 नस्लों से जो यहाँ पे बैठे हैं उनको चैलेंज किया है, और ये सारा मसला है, इसके पीछे वो पैसा, वो जो लूटी हुई दौलत है यहाँ की, वो सब कुछ चल रहा है, और ये जो रिफॉर्म्स की बात आपने की है, यहाँ पे बात हुई है, वो हम तो करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि किस जगह पे आज तक पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई बात की जाती है, अभी अब नैब को ही ले लें, जब नैब की बात करते हैं, पहले इन्होंने बड़ा शोर किया कि जी इसको खत्म होना चाहिए, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी इसमें जो है ना कवानीन चेंज होने चाहिए, हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है आप बैठे ये करें इस पे, लेकिन है अब वो क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं जी हमने भुगत लिया, थोड़ा सा वक्त रह गया, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, कानून की पासदारी के लिए नहीं, सिर्फ अपनी जात के लिए होता रहे, और आज भी वो वही चाह रहे हैं। इस पॉइंट पे मैं वापस आऊंगी आपके पास। फयाज बड़ाई साहब, क्या जरूरत पेश आती है कि एक तरफ पे इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं अब मुसल्लह होके आऊंगा और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करूंगा, क्यों इदारों को बीच में शामिल किया जाता है? शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि ये जो एतमाद का वोट हासिल किया गया है ये इदारों की वजह से हासिल किया गया है, यहाँ पे इदारे इन्वॉल्व हुए थे, इदारों को कब तक हम शामिल करते रहेंगे और इदारे कब तक अपने आप को पाकिस्तान की सियासत में इन्वॉल्व करवाते रहेंगे और इस तरह से सियासी बयानात का हिस्सा बनते रहेंगे? देखिए बात यह फ़ायदा कि ये जो हमारा मुल्क है ना, जो हमारी सियासत इस वक्त चल रही है, इस सियासत में मुफाद बहुत डोमिनेट कर रहे हैं। कोई भी लीडर, कोई भी सियासतदान किसी भी वाक़े में या किसी इवेंट में एक चीज़ वो नहीं इस्तेमाल कर रहे, वो है ऑनेस्टी। जब ऑनेस्टी किसी जमात में आ जाएगी, किसी बंदे में आ जाएगी, किसी लीडर में आ जाएगी, तो चीज़ें बड़ी डिफरेंट होना शुरू हो जाएंगी, हर तरह से चेंज होती हुई नजर आएंगी। अपने आप को बचाने के लिए, अपनी नेगेटिव बातों को बचाने के लिए भी ब्लेम कर देते हैं, अपनी जो अच्छी बात हमारे हक में आ जाए वो ठीक है, जो बुरी बात आ जाए। देखिए प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना, गवर्नमेंट है, उस पर तनकीद होनी चाहिए और उसका हक है लोगों को उस पर तनकीद करें, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी अपोजिशन से बहुत ज़्यादा है। खान साहब की जिम्मेदारी थोड़ी सी ज़्यादा है बनिस्बत अपोजिशन के, लिहाजा उन्हें थोड़ा सा डिफरेंट बोलना चाहिए। अपोजिशन तो ये कह सकती है कि ये इलेक्शन कमीशन का रोल ठीक नहीं है, अगर प्राइम मिनिस्टर गए तो ये बड़ा मुश्किल चीज़ हो जाती है, क्योंकि वो आप बैठे हुए हैं, अगर इलेक्शन कमीशन कुछ गलत कर रहा है तो प्राइम मिनिस्टर के पास चीज़ें हैं जो इलेक्शन कमीशन को देख सकता है। नैब कुछ गलत कर रहा है तो प्राइम मिनिस्टर के पास चीज़ें हैं वो देख सकता है, आईनी और कानूनी रास्ते मौजूद हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर भी एक आम आदमी की तरह ये बात करेगा तो फिर सूरत बड़ी अनसेटल हो जाएगी और लोग जो है फिर वो सवालिया निशान उठाएंगे। जैसे अभी कह रहे थे आपने इदारों की बात की है, पाक फौज जो है उसमें खूबियाँ होंगी, खामियाँ होंगी, लेकिन पाक फौज एक जंग लड़ रही है इस मुल्क के, उसने जंग में, अमन में हमारे बहुत सारे मसाइल ने हमारा साथ दिया, कौम का साथ दिया है। मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को खुद मिलकर फैसले करने चाहिए,
खुद अपने मफाद को सोचना चाहिए। उनको कोई मना कर रहा है, पाक फौज मना कर रही है कि आप बैठकर फैसला कर लें कि आपने ओपन इलेक्शन करना है या नहीं कराना। पाक फौज उनको मना कर रही है कि आप महंगाई को ना रोकें। पाक फौज या ये इदारे किसी को मना कर रहे हैं कि आप अपनी सड़कों को साफ सुथरा ना रखें, आप अपने हॉस्पिटल्स की हालत बेहतर ना बनाएं, अपने स्कूलों की हालत बेहतर ना बनाएं। मेरे ख्याल में कोई इदारा किसी अच्छे काम से मना नहीं कर रहा। तो मैं समझता हूँ कि फोकस ये होना चाहिए, अपोजिशन का भी ये होना चाहिए कि सिटिंग गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है कि लोगों के मसाइल को उजागर करें, लोगों के मसाइल की बात करें और प्रोग्राम दें कि जी ये हाँ ठीक है, अगर उनको 2-3 दफ़ा मौका मिल चुका नहीं कर सके तो जो इस वक्त हुकूमत है उसकी पॉलिसी को बताएंगे ये भी ये डिलीवर नहीं कर रही, और ये उसके लोगों के लिए अवाम भी सोच रही है, वो अपोजिशन भी सोचे और हुकूमत ही सोचे, और हुकूमत ज़्यादा जिम्मेदारी से सोचे जो असल मसले हैं अवाम के। मेरे ख्याल में अगर इमरान खान इस वक्त अपोजिशन किसी जगह पे पहुंच गया तो उसमें थोड़ी सी मेहरबानी इमरान खान की भी है, वो भी उनकी थोड़ी सी मदद कर रहे हैं कि आज मैंने सारा मौका फराहम किया। खान साहब को लोग पसंद करते हैं, लेकिन खान साहब से तवक्कुआत लोगों की बहुत ज़्यादा है। खान साहब को उन तवक्कुआत के पूरा उतरने के लिए दूसरे लोगों की निस्बत ज़रा ज़्यादा काम करना होगा। सही। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा फरीद प्राचा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। फरीद प्राचा साहब, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल किस तरह से देखते हैं आप? अपोजिशन का कैंडिडेट गिलानी साहब अगर जीतते हैं तो कहा जाता है कि बिल्कुल ठीक हुआ इलेक्शन। एतमाद का वोट हासिल करने में अगर इमरान खान साहब कामयाब हो जाते हैं तो सवालिया निशान उठाया जाता है कि ये जो इलेक्शन हुआ है या वोट हासिल किए गए हैं ये तो इदारों की वजह से हासिल किए गए हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इन दोनों बातों को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामलात तो इस तरह से हैं कि एतमाद ही उठ गया हुआ है, और अभी जो एतमाद का वोट लिया गया है तो वो एतमाद का वोट उन वोटरों से उन्होंने लिया कि जिनके बारे में उन्होंने खुद ये कहा कि इनमें से ही लोग बिकाऊ माल हैं, इन्होंने 30-30, 35-35 करोड़ में अपना वोट बेचा है। तो फिर वो किस चीज पे एतमाद कर रहे हैं, यानी एतमाद ले रहे हैं तो किन से एतमाद ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं जी। और उस एतमाद का क्या फायदा कि जहाँ पर वो लोग हैं कि जिनके बारे में वो खुद कहते हैं कि इनकी हम इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी भी हो रही है और एतमाद भी ले रहे हैं, उन्हीं लोगों से लिया जा रहा है। बिल्कुल गोया कि मुनाफकत ही मुनाफकत फिर हो रही है ना। यानी ये है कि जिन्होंने वो काम किया कि अपने जमीन बेचे, मंडी का बिकाऊ माल बने, वो भी गलत है, और जो अब उनको खरीद रहे हैं यानी खरीद रहे हैं या उनके एतमाद को ले रहे हैं तो वो भी गलत है। तो गोया कि ये सारा मामला एक इस अंदाज पे हो रहा है। अब जहाँ तक सेनेट के इंतखाबात का ताल्लुक है, जाहिरी तो सूरतें और होती हैं। जैसे पिछले चेयरमैन के मौके के ऊपर भी मामला तो कुछ और तरह नजर आ रहे थे, लेकिन जब आखिर में नतीजा निकला तो वो गैर मुतवक्के था जी। तो अब भी ये समझा जा सकता है कि शायद कोई गैर मुतवक्के नताइज भी निकल आए। शायद नताइज लाने के लिए जिनको जो अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या डिसाइड करते हैं, उन्हें क्या चीज मतलूब है। फर्क तो 6-7 वोटों का है। अब ये 6-7 वोटों के फर्क को अगर कहीं कोई दूसरी तरफ तब्दील करना है तो उसके लिए भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो किस तरफ जाएगा और क्यों जाएगा और आखिर में नताइज क्या निकलेंगे। सही। फरीद प्राचा साहब, सेनेट चेयरमैन कौन होगा? गिलानी साहब होंगे या फिर सादिक सिंजरानी साहब होंगे? ये वही गिलानी साहब हैं जिन्हें नाअहल करवाया गया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि ये तुर्क सदर की अहलिया का हार अपने घर लेकर चले गए थे जो उन्हें पाकिस्तान में खजाने में, कौमी खजाने में जमा कराना था। तो किस तरह से देखते हैं आप कि आइंदा आने वाले दिनों में कौन इस चेयर पे बैठ रहा है? लेकिन वो जो शायर ने कहा ना कि अपने अपने मकाम पे कभी तुम नहीं कभी हम नहीं, तो यहाँ तो अपने अपने मकाम से कभी यानी कोई फर्द है वो रांदा दरगाह होता है, उसके बारे में मतलब उन पे अदम एतमाद होता है और कभी आज उनको ही वोट देने हैं। तो ये तो हमारी सियासत का एक वो पहलू है कि जिस पर सिवाय इजहार अफसोस के और हैरत के और कुछ नहीं किया जा सकता। बाकी जैसे मैंने पहले कहा था कि ये प्रिडिक्शन करनी बड़ी मुश्किल है। फर्क तो 5-6 वोटों का है और ये 5-6 वोटों के फर्क को किस तरफ मोड़ा जाता है, स्टीयरिंग किसके हाथ में है, वो गाड़ी को किस तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए ये कहना कि भी फलां बन जाएगा या फलां बन जाएगा तो ये भी कबल अज़ वक्त होगा।
कबल अज वक्त होगा। और सही। फिर ये भी है कि फलां बन जाए या फलां वक्त बन जाए, उससे फर्क क्या पड़ता है, ये ज्यादा भी एक सोचने की बात है। बहस है। जमात इस्लामी कहाँ खड़ी है, कहाँ देखते हैं आप उनको आप पीडीएम के साथ देखते हैं, गवर्नमेंट के साथ देखते हैं, या आप अलग से अपनी हैसियत रखते हैं? ये हम वैसे तो बिल्कुल अलग हैसियत रखते हैं, हम खुद अपोजिशन है, हमने अपोजिशन का रोल अदा किया है, हम किसी मुश्तरका अपोजिशन में शामिल नहीं है, लेकिन हम हुकूमत के मुखालिफ हैं। उसकी मुखालफत में हमने जलसे, जुलूस, रैलियां, ये सारा कुछ हुकूमत की किया है। मुखालफत में क्या पीडीएम का साथ देंगे? ये मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि ये मामला तो हमारे इदारे तय करते हैं, जी। और जब ये करीब आएगा तो उस वक्त फरीद प्राचा साहब, ये इदारे कौन से ये बता ये दीजिए। सही कह अपोजिशन रही भी हैं। इदारों का नाम लेती है, हुकूमत भी इदारों का नाम लेती है, आप भी इदारों का नाम ले रहे हैं। ये बहुत सच कहा जी। मैंने तो हमारे इदारों की बात की है। हमारे इदारा मरकजी मजलिस शूरा जी। है, मजलिस आमला जी। है। हम उन इदारों पर यकीन नहीं रखते, और इन इदारों को के जिनका के मामलात में अब कौम को एक बड़ा इज़्तिराब जी। है, हम ये समझते हैं कि उन इदारों को भी अपने आईनी दायरे के अंदर रहना चाहिए। जी। नाहिद बेग साहिबा, फरीद प्राचा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। फरीद प्राचा साहब ने जैसे बात की कि इलेक्शन किस तरह से हुए, 6 से 7 वोट कहाँ चले गए। जब एतमाद की वोट की बात आती है तो चेयरमैन सेनेट सादिक सुजानी साहब ये बात कहते हैं कि उस दिन की अगर आप फुटेज निकाल के देख लीजिए, मीडिया के सामने थी और सारा मीडिया पाकिस्तान का वहाँ मौजूद था, मुझे और फैसल वाडा को छोड़कर 178 अरकान जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने इमरान खान साहब को वोट कास्ट किया है। उसके बावजूद शाहिद हकान अब्बासी साहब जो कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रह चुके हुए हैं, वो इस पर फिर भी क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं कि जी हम इसको नहीं मानते, यहाँ पर कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट जरूर हुई है। देखें, किसी के मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा। जो बात होगी वो पार्लियामेंट के थ्रू होती है और आइन के थ्रू होती है। ये जब कहा गया था, इमरान खान ने भी जब कहा था कि शो ऑफ हैंड के साथ हो, तो इसमें आइनी तरमीम लाते जी। उन्होंने क्यों ये जाके एक साइड पे आपने ऑर्डिनेंस कर दिया, फिर साथ ही आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया कि ये कानूनी तौर पर तब्दीली नहीं हो सकती, आईनी तौर पे होगी आईनी। और इस ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये इलेक्शन एक्ट के तहत होगा, और इसमें पार्लियामेंट अमेंडमेंट लेके आए, अपने जो है उसमें तरामीम लेके आए, फिर ये साथ होगा। अब यह जहाँ पे फरीद प्राचा साहब ने बात की है कि जी वो मुखालिफ हैं और इनका अपना जो है अपनी एक स्टैंडिंग है, ये अलहदा से है, मुखालफत में है, तो भाई जो आपको अवाम ने वोट दिए हैं, आपकी एक सीट है पार्लियामेंट में, आप उस सीट में अपने बंदों को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, आप कभी वो पार्लियामेंट में नहीं आते, आप अपने बंदों की नुमाइंदगी उस तरह नहीं करते। आप पार्लियामेंट में आते और जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे थे, आप इसके अगेंस्ट वोट दे देते, लेकिन क्योंकि आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पार्टी में आपने वो सीट जीती है जिसमें बंदों ने आपको वोट दिया हुआ है, तो आप आके एक तो वो बात करते हैं। दूसरी ये कह रहे थे इस वक्त कि जी हमें कुछ 5 या 6 वोटों का जो है वो फर्क है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप देखें डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों पार्टियों में, कम से कम 10 वोटों का वोट आ रहा है। फिर बात ये कि जी कौन जीतेगा, इससे क्या फर्क, इससे बहुत फर्क पड़ता है। फायजा, मैं आपको बताऊं कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने इस वक्त जो संजरानी साहब को दोबारा किया है, वो बलोचिस्तान से एक डिप्राइव्ड सूबा है, उसको नुमाइंदगी दी गई है, वो अपर हाउस की सबसे अपर सीट दी गई है ताकि बलोचिस्तान की नुमाइंदगी हो सके, क्योंकि हमारा ये जो सूबा है ये पहले भी डिप्राइव्ड रहा था, इसको इसका हक मिलना चाहिए। एक बात ये थी। दूसरा, ये जो आपने देखा था कि ये जो उस वक्त हफीज शेख को जो वोट नहीं, इसमें पीटीआई खुद भी इन्वॉल्व है। आमिर लियाकत खान, साहिबा पसंद नहीं करती हफीज शेख साहब को, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे बहुत से नहीं करते। आप देखिए, आमिर लियाकत ने तो मीडिया पे ओपनली कहा था कि मैं वोट नहीं दूंगा। फिर ये जो थे जिन्होंने जाके दस्तखत कर दिए, शहरयार आफरीदी है, मतलब ही इज नॉट ए बेबी, इतना समझदार और कब से पार्लियामेंटेरियन है। इसके साथ साथ एक मुझे तो जरताज गुल है, उनका देखे, उनका भी मसला आया है। फिर इमरान खान साहब अपने इशू आ रहा था। तो ये वो मंझे हुए लोग हैं जिनको वोट डालना नहीं आता है, और ये अपर हाउस के लिए अब आगे क्या करते हैं ये बड़ी स्ट्रेंज है। दूसरी बात की, जो हमारी ऑपोजिशन है इस वक्त, उसको लीड वो बंदा कर रहा है जो ना एमएनए है ना एमपीए है, ये फजल रहमान। साथ उसके कौन खड़ा होता है? मरियम सफदर खड़ी होती, जो खुद ना कोई एमएनए है ना एमपीए। भाई आपके अपने सीनियर जो लोग हैं उनको आगे लाते, और पीडीएम को शिवली फराज साहब वाली बात कर रही हैं आप, वो लेके आते हैं। मोरूसी सियासत है कि जहां पर बच्चों के पीछे पूरी कैबिनेट खड़ी हुई है। नहीं, बच्चों का तो मैं नहीं कहूंगी इस तरह से। मेरा मतलब है कि जो ऑलरेडी इन हाउस है या जो के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आके बात करते। फिर ये जो डस्का में हुआ,
अब डस्का में इलेक्शन कमीशन पे जैसे ये मेरे फेलो ब्रदर बात कर रहे थे कि जी ये वो देखा जाए तो वो हुकूमत की हार, और ये इसकी मरियम का जो बयानिया था कि सारा इलेक्शन दोबारा, ये उसकी जीत है जीत हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने उसकी बात मानी है। वरना ये आते एक कॉजेंट रीजन के साथ आते और उसको प्लीड करते। अच्छा, ये तो इमरान खुद खान साहब ने इस भी तरह से कहा हो गया। था कि जिन जिन हलकों के ऊपर एतराजात किए जा रहे हैं कि जहां के जो पोलिंग स्टेशन से नताइज आना रुक गए थे, वहां का तो वो भी कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के पास जाए और उनसे बोलें कि दोबारा से री इलेक्शन होना चाहिए उन हलकों में। नहीं, उन्होंने सिर्फ हलकों का हाँ, कहा हलकों था की बात ना। उन्होंने की इलेक्शन थी। कमीशन ने कहा जी मरियम सफदर जो कह रही है ठीक है, सारा होगा। सही, ठीक। मियां साहब, इदारे आपकी बात नहीं सुनते, इमरान खान साहब खुद इस बात को अलल ऐलान कहते हैं, क्या समझते हैं आपकी कहाँ कमजोरी है? इदारे आपके मातहत नहीं है, अदली आपकी नहीं सुनती, नैब आपके कंट्रोल में नहीं आती, इलेक्शन कमीशन आपके कंट्रोल में नहीं आता, नाकाम हो चुके हैं, समझते हैं इस बात को? मैं इससे पहले या जो है ना, तजर्बाकार अभी टीम नहीं एक आपके बहुत पास? सीनियर पॉलिटिशियन से आपने बात की जिसका जवाब नही साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से उनसे किया। आप देखेंगे इन्होंने सबसे पहले ऐलान जो किया था, पहले तो इन्होंने रोल अदा करना बनता था और मुझे ये बताएं कि वोट को जाया करना या वोट ना देना किन की हमायत है, ठीक है। और ये पहले गिलानी साहब के हक में इन्होंने, जिसके बारे में तोशाखाना और बाकी सारी चीजें और करप्शन का वो जो बाजार गर्म था उसके पूरे जमाने में, उसकी आप देखें कि उनके असासे देख लें पहले के और उसके बाद के, जो कुछ किया ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। तो इन्होंने पहले हक का ऐलान किया, जब मीडिया में बहुत से जो है इस पे शोर उठाए तो फिर इन्होंने उसमें गए ही नहीं है। ये जाना चाहिए था, चले हमारे खिलाफ वोट करते, कम से कम ये अपना रोल तो प्ले करे ना। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, यहाँ पे अदारे फैसला करते हैं, ठीक है, सारी उम्र अदारों की वजह से ही तो जमात-ए-इस्लामी मौलाना मोदूदी साहब, मौलाना ये भी अपनी सीट रखते थे, आप लोगों ने कांटेक्ट किया कि वो आए और सेनेट में परफॉर्म करें? वो सब ने वो वहां पे जब वजीर आजम कर रहे थे तो सबसे राब्ते भी किए हैं। देखें, एक बात ये है कि ये मौलाना मोदूदी साहब की जमात का जो हाल इन लोगों ने किया है ना अदारों के पीछे लग के, वो सबके सामने है। आज वो एक सीट के लोग रह गए हैं। ये बात एक अलग बात है, मेरे ख्याल से ये मैं जमात इस्लामी से पूछना चाहिए। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप गवर्नमेंट में मौजूद हैं, आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, इदारे आपकी बात नहीं सुनते या आपके मातहत काम नहीं करते, क्या आप अपनी नलायकी को तस्लीम करते हैं या लोग आपसे तंग आ चुके हुए हैं या इदारे आपको काम ही नहीं करना चाहते? बात लोगों के तंग आने की नहीं है, इस सिस्टम की है जो यहाँ पे जब एक करप्ट बंदे को वजीर आजम बनाया जाता है तो 2/3 अक्सरियत उसको और वो 5। मेरी बात मैं आपसे मुझे पिछली बात करने दें। हमारे पास अक्सरियत वहां नहीं है। आपने कहा कि आईनी तरीके से मुझे ये बताएं कि वो कौन सी हम वहां पे पास करवा सकते हैं। जो हमने, हमारे पास वही था कि एक सदर के पास गए या हमने कोर्ट में जाना था, लेकिन ये बताएं कि क्या हम वहां से ये पास करवा सकते हैं असेंबली में? ये तो हम तो इनसे जब फैटअप की बात करते हैं तब भी ये अपने मसले लेके आ जाते हैं। आप हमारा मुकाबला किन से है? वो पाकिस्तान की बात नहीं करते, वो पाकिस्तान में उनको तो सूट करते हैं ये अदारे। उनको, जैसे आपने कहा कि मरियम, आपने कहा कि बच्चे नहीं है, मैं उम्र से बच्चे नहीं, मैं बात करते, जो जितने भी लोग करते हैं उनके एक्सपीरियंस की बात करते हैं, उनसे बहुत सीनियर लोग बैठे हैं और वो बच्चों के पीछे हाथ बांध के खड़े हैं, ये बात कही जाती है। और जहां पे आपने कहा कि हमसे एतमाद की बात नहीं है, आप देखें कि हमारे पास अक्सरियत का, मैं वही बात करने जा रहा था कि यहाँ तो 5 बजे तकरीर कर दी जाती है, वजीर आजम अपनी तकरीर कर देता है, होने वाला कि जनाब मुझे 2/3 अक्सरियत चाहिए, ये बात करते हैं। और हमारे पास आप सीटें देखें और फिर हम खड़े कैसे हैं इत्तेहादियों के साथ? तो जहां पे हमने अदारों को उस तरह से हमने इस्तेमाल नहीं किया, वरना यहाँ पे देखें कि एक जमाना था, उनको तो पता है कहां से ये सब कुछ होता है। इलेक्शन होते हैं, मियां साहब जीत जाते हैं, तब से लेकर आपने हलकों के हवाले से और इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से बातें की, धरना दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अभी भी कह रहे हैं मैं इलेक्शन में इस्लाहात लेकर आऊंगा। अभी तक क्यों नहीं लेकर आ रहे इस्लाहात, क्यों नहीं करवाई जा रही? ये बताएं कि ये किस तरह होगा, मुझे ये बताएं कि हमारे पास वो अक्सरियत ही नहीं है। जब पाकिस्तान इस वक्त इतनी मुश्किलात में गिरा हुआ था, फटफ में, और जो वो भी गिरा हुआ है, पेट्रोल महंगा होता है, चीनी महंगी होती है, बिजली गायब होना शुरू हो चुकी है, अभी गर्मियों का आगाज है। मुझे इसी बात, ये मुझे बताएं कि ये क्या 1 साल 2 साल में होता है? इसका पूरा पीछे एक दहाइयों का, मतलब आपको 15 साल का टेन्योर चाहिए? नहीं, हमें जो खराब किया मैं उसकी बात कर रहा हूं, हमें भी चाहिए होगा, क्योंकि ये रोड मैप देना पड़ेगा, ये कौम को बताना पड़ेगा। अगर कोई बंदा कह रहा है तो गलत बात कर रहा है कि कोई यहाँ पे इस तरह से कहे कोई एक दिन में हो जाएगा, जिस तरह की हालत की हुई है, उसके बाद ये हमें टाइम चाहिए होगा, क्योंकि ये बिगड़ा हुआ निजाम जो है उसको एक दिन दम से ये ठीक नहीं किया
किया जा सकता, और रिफॉर्म्स के लिए वो जो अक्सरियत हमारे पास नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं अदारों को हम बिल्कुल उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे जिस तरह से ये करते रहे हैं। डस्का के इलेक्शन की बात हुई, मैं वहां पे एक पार्टी के जो है ना वो सीएस से, वहां पे एक मेंबर की हैसियत से मैं भी वहां पे जाके मैं देख के आया हूं। हम वहां पे पूरे डस्का के अंदर मुझे कोई एक काम बता दे कि डेवलपमेंट का हमने कुछ शुरू किया, यहाँ पे ये बताएं कि ये क्या, मैं वही बता रहा हूँ, मेरी बात मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे बताएं कि जहां पे जिमनी इलेक्शन हुआ करता था वहां पे तो इस तरह होता था कि जैसे वहां उस इलाके की सुनी जाती थी, लोग दुआ करते थे कि या अल्लाह ये दोबारा जिमनी इलेक्शन हो। हमने तो कुछ तरह का काम नहीं किया। कैंडिडेट ऐसे उनके जरा हलकों के विजिट करें, यकीन माने कानों को हाथ लगाने को दिल करता है। हमाद अदर साहब सरे फहरिस्त नजर आते हैं। फरीद प्राचा साहब, आपकी जमात के लिए भी बड़े सवाल तैयार किए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि आप सही तरह से तो असेंबली में आते ही नहीं, पेश ही नहीं होते, किसी कार्रवाई का हिस्सा ही नहीं बनते, और दूसरी जाने पर इमरान खान साहब कहते हैं इलेक्शन में रिफॉर्म्स करना चाहता हूं। अभी तक वो करना चाहते हैं, नहीं कर सके, इदारा उनका साथ नहीं देना चाहता, या आप जो हैं वो तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट से मुत्तफिक होंगे कि गंद इतना सारा फैला हुआ है, इदारे किसी और के कंट्रोल में है, लोग काम नहीं करना चाहते हैं, अभी हमें टाइम लगेगा काम करने में? अच्छा देखिए, दो तीन बातें जो यहाँ पर की गई हैं। पहली बात तो यह है कि जमाते इस्लामी सबसे ज्यादा शरीक होती है, पूरा असेंबली का रिकॉर्ड गवाह है कि न सिर्फ ये कि हमारे मेंबर, चाहे एक भी मेंबर होगा वो असेंबली में मौजूद रहेगा, फिर कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं, फिर हम बात करते हैं, दलील से बात करते हैं। हमारी बात जो है वो महज कोई जुमलेबाजी नहीं होती, हम मसाइल को उठाते हैं। हमारे कौमी असेंबली में अब्दुल अकबर चतराली साहब हैं, सेनेट में सिराजुल हक साहब, फिर अब मुश्ताक खान, इससे पहले मैं लियाकत बलोच साहब, हम सारे असेंबलियों में रहे हैं और रिकॉर्ड गवाह है असेंबलियों का। जितने भी गैर जानबदार इदारों ने बिल्डेट वगैरह उन्होंने जो भी ग्रेडिंग की, तो टॉप के 10 पार्लियामेंटेरियन में हमारे नाम रहे, हमारी खवातीन मेंबर्स के नाम रहे। इसलिए ये बात तो नहीं। अब जहां तक ताल्लुक है कि भाई वोट दो ही होते हैं, या आप हुकूमत का साथ दें या आप अपोजिशन का साथ दें या एब्सटेन करें। एब्सटेन करना भी एक जमहूरी पार्लिमानी रास्ता है, असेंबली की कार्रवाई के अंदर ये मौजूद होता है। जब कोई वोट या जो है वो यस में दे या नो में दे या एब्सटेन करे, तो इसलिए ये कोई ताना नहीं है कि हम एब्सटेन करते हैं, हम देखते हैं दोनों एक तरह के हैं, तो हमें यानी हम उस पे ये फैसला भी कर सकते हैं कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। इसलिए ये बात कह देना, जहां तक ताल्लुक है इदारों के रोल का, हम बार बार ये कह रहे हैं, माजी हो या हाल हो या किस कोई भी वक्त हो, अब ये न कि जी आइन ने एक रोल मुतय्यन किया हुआ है, उस मुतय्यन रोल से बाहर कोई भी इदारा, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो नैब हो, चाहे वो और इदारे हों, वो अगर उससे बाहर निकलेंगे तो बहरहाल मुल्क जो है वो इंतशार का शिकार होगा और तजादात पैदा होगा। प्राचा साहब, तहरीक इंसाफ का ये मौकफ है कि जब हम बात करते हैं कि आईनी तौर पे तरमीम लानी चाहिए, ओपन बैलेट इलेक्शन होना चाहिए, तो हम सेनेट से तो ये बिल ही नहीं पास करवा सकते। क्या आप नहीं चाहते कि पार्लियामेंट के अंदर इस किस्म का कोई बिल पेश किया जाए जिसके अंदर ओपन बैलेट की बात हो, वोट की खरीदो फरोख्त को रोका जाए? क्या जमात इस्लामी इसमें गवर्नमेंट का साथ देगी अगर कोई करारदाद पेश की जाती है इस तरह की? अच्छा, मैं दो बातें, पहली बात तो यह है कि हमने उस वक्त भी कहा था कि आप अदलिया के जरिए से आइन को बदलने की कोशिश न करें और आप पार्लियामेंट में आए, आप तरमीम ले आए, आपके पास अगर 2/3 है तो आप इस सारे को करें। दूसरी बात यह है कि वो जो पंजाबी में कहते हैं ना कि अपने मंजी है डगोरी फेरना, मेंबर तो आपके बिके हैं, आप अपने सिस्टम को ठीक करें। आप ये देखें कि क्यों बिक रहे हैं, क्यों उन्होंने आप पर अदम एतमाद किया है, क्यों उन्होंने ये ज़मीर फरोशी की है। फिर इसके बाद ये कि जब टिकट देनी होती है तो वो तो 62-63 के मुताबिक नहीं दी जाती, वो सादे को अमीन को नहीं दी जाती, उसके लिए तो कहा जाता है इलेक्टेबल्स, हम इलेक्टेबल्स को देंगे। तो भाई इलेक्टेबल्स तो फिर इसी तरह के होंगे जिस तरह के आप हुए हैं। तो ये इलेक्टेबल्स कौन सी क्वालिफिकेशन है? या तो कोई क्वालिफिकेशन है कि ये लोगों की खिदमत करता है, या क्वालिफिकेशन है ये सादे का, ये अमीन है, ये दयानतदार है, ये जो है वो एक अच्छा फर्द है। तो अगर ये कौन सी क्वालिफिकेशन है कि ये जीत सकता है, चाहे वो हीरोइन फरोश है, चाहे वो कब्जा ग्रुप है,
इसलिए जब आप इस तरह से यानी अपनी टिकटों को करेंगे तो फिर उसके बाद आपको ये गिला नहीं करना चाहिए कि आप ये लोगों ने जो है वो अपने पैसे लेके अपने जमीर को फरोख्त किया है। तो बहरहाल ये भी है, ठीक है, जब तरमीम कोई आएगी तो हम उस वक्त उसमें आप उसके बारे में सही सोच सकते हैं। फयाज फड़ाई साहब, वक्ती मुख्तसर है, फरीद पाचा साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि पीडीएम अब किस तरफ जा रही है? गवर्नमेंट के लिए कितना टफ टाइम होगा? कोई लॉन्ग मार्च होगा, नहीं होगा? हमजा शहबाज से मुलाकात हुई है, बिलावल भुट्टो जरदारी की भी, क्या समझते हैं आइंदा आने वाले दिन किस तरफ जा रहे हैं? मैं छोटी सी बात करूँगा, जमात इस्लामिया सियासी जमात नहीं रही, ये एक प्रेशर ग्रुप है। तो लेकिन अब ये प्रेशर ग्रुप के तौर पर वो लोग जो इससे एक्सपेक्ट करते थे कि वो काम करेगा वो भी नहीं कर रहा। ये उजले लोग हैं लेकिन उजाले का हिस्सा नहीं बनते। तो जहाँ तक आप पीडीएम की बात करें, देखिए पीडीएम यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन, कुछ चीज़ें रियलिटी में देखें। दसके का इलेक्शन हो या सेनेट का इलेक्शन हो, पीडीएम मजबूत हो रही है। और आप बिल्कुल इस बात से इनकार ना करें कि मरियम नवाज एक बच्ची है या मरियम नवाज लीडर नहीं बन रही है। मतलब सियासी तजुर्बा उनका कम मरियम पाया जाता है। नवाज लीडर बन रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल आंखें बंद करने वाली बात है। आप मरियम नवाज की तकरीर में उसका इत्मीनाद देखें, उसकी बातें देखें, आप उससे इत्तेफाक करें या ना करें, ठीक है ना, लेकिन आप इससे इनकार नहीं कर सके जो लोगों के मसाइल है ना। अब पंजाब में मेरा कोई तल्लक नहीं है किसी सियासी पार्टी से, पंजाब में कहीं भी इलेक्शन जीटी रोड पे करा ले, जीटी रोड पर जब इलेक्शन होगा तो आपको मरियम नवाज की कितनी पावर नजर आएगी ये आपको वक्त बताएगा। सही। नहीं बेग साहिबा, जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है कि जो भी फैसले करते हैं बड़े सोच समझ के करते हैं, और आज हमने देखा कि उन्होंने किस तरह से अपने कैंडिडेट को जितवाया है सेनेट में। क्या समझती हैं कि जैसे एक दफ़ा जरदारी साहब ने बलोचिस्तान के इंतखाब में गवर्नमेंट का साथ दिया था, क्या जरदारी साहब जो हैं वो इस तरह की कोई हरकत कर सकते हैं कि वो पीडीएम का साथ छोड़ के फिर दोबारा से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ बैठ जाए? मेरा कहने का मतलब इमरान खान साहब है। जरदारी साहब जैसे कहा जाता है ना, एक जरदारी सब पे भारी। मैं कहती हूँ कि उनका जो विजडम है ना पॉलिटिकली, वो बहुत एक्सीलेंट है। तरफ का पत्ता खेलते हैं, कूल कामली। आज जब वो प्रेसिडेंट भी थे तो आप देखें उनका किसी के साथ कंट्रोवर्सी नहीं थी, वो सबको साथ लेके चले और उसने पूरी जो मुद्दत है उसको बड़ा अच्छी तरह से कंप्लीट किया था। तो पीपल्स पार्टी का जो अपना एक मैनिफेस्टो और जो तरीकाकार है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, पीडीएम का उतना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे फैनेटिक्स भी हैं जो कि मतलब आर या पार टाइप इस किस्म के जो होते हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन जरदारी साहब ने, अब देखे पहले कहा जा रहा था इस्तीफा देंगे, ये जरदारी साहब ने मना कर दिया। सेनेट का इलेक्शन में हम नहीं, वो हिस्सा भी लिया उन्होंने। तो ये गवर्नमेंट भी अपना टेन्योर पूरा करेगी और बिहाइंड द बैक आप देखिएगा पीपल्स पार्टी अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट को भी जो है ना इसका आईनी हक पूरा देगी कि उसको काम करने दे या ना दे, लेकिन टेन्योर पूरा करेंगे। ये डेमोक्रेटिकली पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा जा रही है। उनका अपना एक सूबा है, उनके पास पूरी एक गवर्नमेंट है, आपने उन्होंने वहाँ पे जो है खराब तो करना नहीं है अपना काम। दूसरा उनका जो ये यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो कैंडिडेट है, मेरा नहीं ख्याल है, मेरा अपना पर्सनल ख्याल है कि शायद वो सेनेट में अक्सरियत ना हासिल कर सके। सही। पंजाब में तो ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी बुज़दार साहब को हटाने की कोशिश कर रही है और जो गवर्नमेंट है इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ बुज़दार साहब को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। पता नहीं कब तक बचाते रहेंगे, ये हमारे दोस्त बताएंगे बुज़दार साहब कब तक बचाते रहेंगे बुज़दार साहब को, और अपनी नालायकियों को कैसे कवर करती रहेगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आप लोगों को रिलीफ को चाहिए था कि गवर्नमेंट के बजाय ना बुज़दार के लिए खड़ी हो। सही, आप लोगों को रिलीफ नहीं दे सके हैं। और इसके साथ साथ फरीद पाचा साहब ने कहा कि एतमाद का वोट आपने जिन लोगों से हासिल किया है, ये वही लोग हैं जिन्होंने हराया भी है हफीज शेख साहब को। तो अपनी नशिस्तों को भी चेक किया जाए कि हमारे अंदर कहाँ कहाँ काली भेड़ें पाई जाती हैं। वैसे मैं फरीद पाचा साहब ने एक बात जो की है ना आखिर में, मुझे बड़ा वही जंग हम लड़ रहे हैं। वो जो हिरन फरोश हैं, जो कब्जा ग्रुप हैं, जो बदमाशिया है असल में जिसे अशराफिया इस मुल्क में कहा जाता है, बदकिस्मती से वो बदमाशिया जो है, हम उनके खिलाफ ही जंग लड़ रहे हैं। आप हमारा साथ वहां पे उनके लिए तो दें, ये कम अज कम आप चले, हमें कुछ कमजोरियां होंगी लेकिन ऐसा नहीं है कि जनाब हमें उनसे मिला दें जो जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, जिन्होंने इस हाल तक पहुंचाया है। और जहां तक बात रही आप परफॉर्मेंस की बात कर रही हैं, देखें हमने जो किया है वो आज तक ये बात नहीं होती। इतने सारे काम जो इस गवर्नमेंट के हैं, जो आपके सामने है, जो हमने ये पनाहगाहें की हैं, लंगर खाने किए हैं, उसके बाद
मुझे बात मुकम्मल करने दें। अच्छा चलें, उसके बाद आप आ जाएंगे। हमने एक्सपोर्ट के लिए जो किया है, हमने जो तनख्वाहों में इजाफा किया है, हमने अभी जो ग्वादर जो है ना फंक्शनल आपने पेट्रोल में इजाफा किया है, आपने चीनी को नायाब किया है, आपके यहाँ अद्वियात महंगी हो गई है, इतने इजाफे किए हैं, सारा तनख्वाहों में तो इजाफा कराया ना उन्होंने। ये सारा कुछ जो है कीमतें भी बढ़ाई हैं, कीमतें बढ़ी हैं। ये साथ साथ ये आज से नहीं हो रहा, ये जब से मैं कह रहा हूँ कि जब तक हम तो पे कर्जों का जब तक कर्जों का 1 करोड़ नौकरियां आएंगी, घर दिए जाएंगे, मैं तो इमरान खान साहब गवर्नमेंट को देख रही हमेशा हूं। मौके पैदा करती है। कभी ऐसा नहीं होता कि आप तरक्की याफ्ता जितने भी मुमालिक हैं वहां पे देखें, इस तरह नहीं है कि सारा कुछ गवर्नमेंट ने देना होता है। उन्होंने मौके पैदा करे। वो हमने कंस्ट्रक्शन जो आप देखें ना उस साइड पे कितना ज्यादा ऐसे मौके पैदा किए। जनूबी पंजाब के लिए आप देखेंगे जो अभी भी हो रहा है, उनके लिए अलग से मुझे क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। क्लोजिंग की तरफ आपके सामने है कि हमारे पास वो अक्सरियत नहीं है। जो लोग खड़े हैं आज वो के लिए बाकी सूबों के लिए वो खड़े हो जाते हैं। किस तरह से खड़े हो रहे हैं? मुझे क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में आज के आईनी तौर पर करारदाद को पेश किया गया है कि हमें आईनी सूबा डिक्लेयर कर दिया जाए, वफाक में हमें बाकायदा नुमाइंदगी दी जाए। तो क्या इस हवाले से आप लोगों की क्या पेशरफ्त रहेगी, क्या इस हवाले से कंक्लूजन देंगे आप? देखिए जी, मैं समझता हूं कि इस वक्त जरूरत तो है कि हम उन्हें बिल्कुल, क्योंकि हमारी वो बहुत जो है ना अहम जगह है। आप सीपैक के भी देख लें, बाकी भी देख लें, हमारी जितनी भी है वो जहां पे इलेक्शन कैंपेन में इमरान खान साहब ने वादा भी किया था सूबा बनाएंगे। ये बिल्कुल होना चाहिए जी, उनका राइट है। क्योंकि जहां पे पीडीएम देखेंगे इसके सामने भी खड़ी होगी। आपने देखा कि फजलुर रहमान साहब की जितनी तकरीरें वो इसके खिलाफ रही हैं, उस इलेक्शन के खिलाफ भी बात करते रहे। शॉर्ट में जवाब दे दीजिए कि इनके लिए कितनी राहें हमवार की जाएंगी? अगर करार दे दी है बता दें मुझे। हमने बिल्कुल जी, हमारी हुकूमत जो भी फैसला करेगी जो पाकिस्तान के हक में है, वो हमने एक कदम भी, वो आपने सुना है कि हमारे वजीर आजम कहते हैं कि चाहे हुकूमत रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, मेरी जान भी चली जाए, जो पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर होगा हम वो करें। ठीक हो गया। प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पर खत्म हुआ चलता है। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ, नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।